गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में बच्चों याद करो हमने डिस्कस किया था फेयर प्ले चैप्टर को, और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्मार्ट बोर्ड। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर फेयर प्ले, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, मैच द सेंटेंसेस। इसमें आपको सेंटेंसेस को मैच करना है अंडर फर्स्ट विद दोज अंडर टू। ठीक है, आपको फर्स्ट पार्ट में कुछ सेंटेंसेस गिवन है एंड सेकंड पार्ट में भी कुछ सेंटेंसेस गिवन है। आपको दोनों ही सेंटेंसेस को मैच करना है जो एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। ठीक है, तो एक बार हम सभी सेंटेंसेस को क्या करते हैं, रीड करते हैं और फिर देखेंगे कि कौन सेंटेंस किससे मैच करता है। तो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सेंटेंस है बच्चों, जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। क्लियर। सेकंड सेंटेंस, जुम्मन आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। जुम्मन की आंट जुम्मन को क्या करती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देती है, ये हमने देखा था। थर्ड सेंटेंस, द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों कि जब जुम्मन का परिवार उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता है और ढंग से उनको क्या उनकी देखभाल नहीं करता है, तो आंट एक दिन परेशान, उनकी जो जुम्मन की आंट थी, चाची थी, वो परेशान होकर के क्या फैसला करती हैं कि वो पंचायत के पास जाकर अपील करेंगी। अपील करने का मतलब होता है अपनी समस्या को पेश करेंगी पंचायत के सामने। फोर्थ सेंटेंस, अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट। अलगू शुरुआत में जो चाची है जुम्मन की, उनको सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था। क्यों सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था? क्योंकि उसकी बहुत गहरी दोस्ती थी जुम्मन के साथ और वो अपने दोस्त को क्या नहीं करना चाहता था, निराश नहीं करना चाहता था। तो इसलिए वो शुरुआत में अनविलिंग था। अनविलिंग का मतलब होता है बच्चों कि उसकी इच्छा नहीं थी। ही वॉज नॉट विलिंग, वो ऐसा नहीं चाहता था चाची की हेल्प करना। Fifth sentence, Juman was very happy to hear अलगूज नेम एज हेड पंच। और फिर पर बच्चों चाची को अलगू पे भरोसा था कि अगर उसे पंच की उपाधि दी जाएगी तो वो एक सही फैसला लेगा, इसलिए वो अलगू को क्या करती हैं, अपना पंच निर्धारित करती हैं। और जैसे ही जुम्मन इस बात को सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है। ही वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर अलगूज नेम। जब वो सुनता है कि अलगू क्या बन गया है, सरपंच है, और उसे ऐसा लगता है कि अलगू अब उसके फेवर में ही डिसीजन देगा। तो ये सारे सेंटेंसेस थे बच्चों। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के। अब सेकंड पार्ट में भी हम सेंटेंसेस देखेंगे और कोशिश करेंगे उन्हें फर्स्ट पार्ट से मैच करने की। पहला आता है जिसमें ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। वो उसे ऐसा लगता है कि उसका दोस्त उसके खिलाफ कभी नहीं जाएगा। किसे लगता है? जुम्मन शेख को लगता है कि अलगू चौधरी उसके खिलाफ कभी नहीं जाएगा। सेकंड है बच्चों, शी वांटेड जस्टिस। उन्हें इंसाफ चाहिए था। किसे इंसाफ चाहिए था? अलगू की चाची को इंसाफ चाहिए था। तो शी यहाँ पे किसके बारे में, किसे रेफर कर रहा है? शी रेफर कर रहा है आंट को। ठीक है बच्चों, आंट कौन? अलगू की चाची। थर्ड सेंटेंस, इन द एडोलसेंस सॉरी इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली। एक की एब्सेंस का मतलब क्या होता है? अनुपस्थिति। एक की अनुपस्थिति में दूसरा उसके परिवार का ख्याल रखता था। इतनी गहरी उन दोनों की दोस्ती थी। द कंडीशन वॉज, ये बच्चों फोर्थ सेंटेंस आ गया है अब। द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। यहां पे सेंटेंस क्या बता रहा है कि जब एक कंडीशन रखी गई थी जहां पे जुम्मन की चाची अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन शेख को दे देती है, लेकिन एक कंडीशन यानी कि एक शर्त रखी जाती है कि उसके बदले जुम्मन को पूरे जीवन भर अपनी चाची का ध्यान रखना होगा, ख्याल रखना होगा। उसे ही हम कहते हैं बच्चों वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब है टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ। The bond of friendship between him and Jumman was very strong.
और हम जानते ही हैं कि जुम्मन और अलगू के बीच का जो बॉन्ड था, बॉन्ड हम एक तरह से किसे कह सकते हैं बच्चों, रिलेशन को, और जो जिसे हम कहते हैं एक रिश्ता। ठीक है, उन दोनों के बीच जो दोस्ती का रिश्ता था वो बहुत ही ज्यादा मजबूत था, वो आसानी से टूटने वाला नहीं था। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे बच्चों। अब आपको मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं, आप देखिए इन सेंटेंसेस को और फिर हम ट्राई करेंगे इन दोनों को आपस में मैच करने की कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद आना चाहिए या किससे पहले आना चाहिए या किससे मैच करता है। ये स्टूडेंट्स अब इन्हें ज्वाइन करते करके देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट था जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि बहुत अच्छे दोस्त थे। इसको हम ज्वाइन करेंगे बच्चों किस सेंटेंस के साथ, कि वो इतने अच्छे दोस्त थे कि इन द एब्सेंस ऑफ वन, एक के ना होने पे दूसरा व्यक्ति उसके परिवार का ख्याल रखता था। अदर टुक द केयर ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, इस तरह से आपको मैच करने हैं। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट। सेकंड देखिए, जुम्मन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। ठीक है, जुम्मन की आंट उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देती है। इसको आप किससे मैच करेंगे? द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर, लेकिन ये कंडीशन रहेगी कि वो उनकी देखभाल करेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए बच्चों, द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत। आंट डिसाइड करती हैं कि वो पंचायत में जाएंगी। क्यों? इसका होगा बच्चों, शी वांटेड जस्टिस, क्योंकि उन्हें इंसाफ चाहिए था। नेक्स्ट, अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट। अलगू ये जानते हुए भी कि चाची सही है, उन्हें क्यों सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था। इसको आप किस सेंटेंस से मैच करेंगे? आप इससे मैच करेंगे कि क्योंकि द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन, उनके बीच की जो दोस्ती थी उसके और जुम्मन के बीच की, वो बहुत ज्यादा मजबूत थी, और इस वजह से वो क्या आ रही थी बच्चों, वो उसके इंसाफ के फैसले के आड़े आ रही थी। ठीक है, वो कंफ्यूज था, वो एक डिलेमा में था कि वो क्या करे, वो अपनी दोस्ती निभाए या फिर इंसाफ दे जुम्मन की चाची को। एंड लास्ट सेंटेंस है बच्चों, जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर अलगूज नेम एज हेड पंच। जुम्मन बहुत खुश हुआ अलगू का नाम जान के कि ये अब सरपंच है। क्यों ऐसा हुआ? इसको आप मैच करेंगे, बिकॉज ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि उसका दोस्त उसके खिलाफ तो कभी जा ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस मैच करने थे। फटाफट से इन्हें नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों, हु सेज दिस टू हुम एंड व्हाई। इस तरह के काफी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जहां पे ये पूछा जाता है, आपको आपके चैप्टर में से एक लाइन निकाल के दी जाएगी। ठीक है, कोई भी रैंडम लाइन वो हो सकती है, और उस लाइन को देख करके आपको ये डिसाइड करना होता है कि ये जो कथन है, ये जो लाइनें हैं, ये जो वाक्य है, ये किसने किससे कहा और इसका क्या तात्पर्य था, इसका क्या मीनिंग था। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। याद करो बच्चों इस सेंटेंस को, जब चाची ने जुम्मन शेख से क्या कहा था कि मुझे तुम्हारे घर में अब ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक बोझ बन गई हूं, बोझ बन के रह गई हूं, और अगर तुम लोगों को मुझसे इतनी ही तकलीफ है तो तुम मुझे क्या करो, मंथली अलाउंस दिया करो, मतलब मंथ में कुछ पैसे दो, और ताकि मैं अपना खाना वगैरह जो भी मेरी बेसिक नीड्स हैं उनको खुद से ही फुलफिल कर सकूं, तुम पे बोझ ना बन सकूं। तब जुम्मन शेख ये बात कहता है चाची से कि माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, कि मेरी वाइफ को तुमसे ज्यादा अच्छे से आता है कि किस तरह से घर को चलाना है।
ठीक है। और ये बात चाची को उस वक्त बहुत बुरी लगती है और तब जाके वो डिसाइड करती है कि उन्हें पंचायत में जाना है। तो हमें आंसर मिल गया बच्चों इस क्वेश्चन का कि ये बातें कौन कहता है, जुम्मन कहता है अपनी आंटी से। ठीक है, तो इसका आंसर आप कुछ ऐसे लिखेंगे, जुम्मन सेड दिस टू हिज आंट। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे कि जुम्मन ने अपनी आंट से कहा, और इसका रीजन क्या था, बिकॉज ही वॉज शेमलेस, उसे बिल्कुल भी ये करते हुए कहते हुए शर्म नहीं आई, एंड हैड ग्रोन टायर्ड ऑफ हर, और वो अपनी चाची से अब बहुत ज्यादा थक चुका था। शुरुआत में तो उसने प्रॉपर्टी के लालच में इस बात पे सहमति जाहिर कर दी कि वो क्या करेगा, जीवन भर अपनी चाची का ख्याल रखेगा। लेकिन कुछ ही महीने गुजरे थे कि वो अब चाची से क्या हो चुका था, फेड अप हो चुका था, परेशान हो चुका था। शी हैड आस्क्ड हिम फॉर अ मंथली अलाउंस, वो उससे मंथली अलाउंस मांगती हैं टू सेट अप अ सेपरेट किचन, जहां पे वो अपना अलग से किचन बना सके, यानी कि अपना खाना खुद बना सके, जुम्मन की वाइफ पे उन्हें डिपेंड ना होना पड़े खाने के लिए। बट ही डिड नॉट वांट टू गिव हर मनी, लेकिन वो उन्हें पैसे भी नहीं देना चाहता था, और इस वजह से शेमलेसली वो ये बातें चाची से कहता है। आई होप बच्चों ये क्लियर है आपको ये सेंटेंस। एंड नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। But it is right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair. याद करो स्टूडेंट्स, जब चाची जी पूरे गांव में डिस्कस करने के बाद लास्ट में अलगू चौधरी के पास जाती हैं, उन्हें थोड़ी सी एक उम्मीद की आशा, उन्हें एक आशा होती है कि शायद अलगू उनका साथ देगा। और जब वो अलगू के पास जाके अपना सारा मैटर उसे समझाती हैं, और अलगू क्या कहता है, क्योंकि वो उस वक्त अपने दोस्ती के बंधन में इतना बंधा होता है कि उसे सही और गलत में अंतर नजर नहीं आता, तब उसे ये डिफरेंस बताते हुए चाची जी कहती हैं कि क्या ये सही है कि तुम सब जानते हुए भी क्या करोगे, टू कीप मम, यानी कि चुप रहोगे और सही का साथ नहीं दोगे। नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, और जो तुम्हें लगता है कि ये इंसाफ है और ये सही है, तुम बिल्कुल अपनी बोलती बंद रखोगे और कुछ भी नहीं बोलोगे। क्या ऐसा करना सही है या गलत है? ऐसा कौन कहता है बच्चों? हम अच्छे से जानते हैं, जुम्मन की चाची ये अलगू से कहती है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, आंसर आपका, जुम्मन्स आंट सेड दिस टू अलगू, जुम्मन की आंट ने ये अलगू से कहा। अब आप रीजन देंगे क्यों कहा, बिकॉज शी हैड गॉन टू अलगू फॉर हेल्प, क्योंकि वो अलगू के पास जाती है मदद मांगने। बट अलगू हैड पोलाइटली रिफ्यूज हर, लेकिन अलगू बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से नहीं, शेमलेस तरीके से नहीं, लेकिन बहुत ही प्यार भरे तरीके से उनको मना कर देता है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जुम्मन उसका बेस्ट फ्रेंड है। प्ली एज ही कुड नॉट गो अगेंस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड जुम्मन, कि वो अपने प्रिय मित्र जुम्मन के खिलाफ नहीं जा सकता। तब जाके आंटी को, चाची को ये सारी बातें अलगू से कहनी पड़ती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, ऐसा कौन कहता है कि तुम अपने पक्ष में अपना पक्ष रखने के लिए या फिर अपनी सफाई देने के लिए क्या कहना चाहोगे? ये कौन कहता है बच्चों, याद करो, ये अलगू कहता है। ठीक है, अलगू जब पंचायत में सरपंच नियुक्त कर दिया जाता है, तो सबसे पहले जुम्मन की चाची जो है वो बच्चों सारा अपना जो मैटर है, अपनी परेशानी है, वो पंचायत के सामने बताती है। ये सब कुछ सुनने के बाद अलगू जुम्मन से कहता है कि अब तुम बताओ, तुम अपने डिफेंस में यानी कि अपने बचाव में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि सारे आरोप तुम पे लगाए जा रहे हैं, तुम इन आरोपों को खारिज करते हुए क्या कहना चाहोगे? तो अलगू ये बात जुम्मन से कहता है, अलगू सेड दिस टू जुम्मन। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। और ऐसा क्यों कहता है, बिकॉज ही वॉज मेड द हेड ऑफ पंच, क्योंकि उसे सरपंच बना दिया गया था बाय द आंट, सो ही आस्क्ड जुम्मन टू से इन हिज डिफेंस, इसलिए वो जुम्मन से कहता है कि भाई तुम भी तो अपने डिफेंस में कुछ बोलो, तुम भी तो अपना बचाव पक्ष सामने रखो रिगार्डिंग हिज मिस ट्रीटमेंट ऑफ द आंट, कि सारे आरोप तो तुम पे लगाए गए हैं कि तुम अपनी आंट के साथ क्या कर रहे हो, अपनी चाची के साथ मिस ट्रीटमेंट कर रहे हो, यानी कि एक दुर्व्यवहार कर रहे हो, गलत व्यवहार कर रहे हो। इज इट क्लियर बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। I cannot pay you a penny
फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। ऐसा कौन कहता है? सोचिए स्टूडेंट्स, ट्राई टू रिमेंबर when Algu's pair of bullocks died, and that's why he had to sell his one bullock to Sahu, Samjhu Sahu. But unfortunately, after 1 month, the other bullock also died. ठीक है, दूसरा बुलक भी मर जाता है। और कुछ महीने गुजरने के बाद अलगू उस बुलक की कीमत लेने किसके पास जाता है? He went to समझू साहू। बट समझू साहू इस बात से बिल्कुल मना कर देता है कि मैं एक मरे हुए, एक मृत बैल के लिए तुम्हें पैसे क्यों दूं? मैं, अब पेनी का मतलब यहां पे हो गया, मैं एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें उस बैल के लिए नहीं दूंगा। ठीक है बच्चों, ऐसा कौन कहता है? इसका आंसर आप लिखेंगे, समझू साहू सेड दिस टू अलगू। इज इट क्लियर? समझू साहू अलगू से ऐसा कहता है। और क्यों? बिकॉज अलगू डिमांडेड पेमेंट फॉर द बुलक ही हैड सोल्ड टू साहू। क्योंकि अलगू ने पैसे मांगने की डिमांड करी उसके सामने कि भाई जो मैंने तुम्हें एक बुलक दिया है, एक बैल दिया है, उसके पैसे मुझे लौटा दो। भले ही वो मर गया या नहीं मरा, जो भी है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बैल दिया था, तुम उसके पैसे मुझे दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट सेंटेंस वी कैन से, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस। ये कौन कहता है? ये सेंटेंसेस किसके द्वारा कहा जाता है बच्चों? ये सेंटेंस तो ये कहा गया था बच्चों अलगू के द्वारा। आप याद करेंगे कि जब अलगू अपना केस लेकर के पंचायत के समक्ष जाता है और समझू साहू बड़ी ही चालाकी से ये जानते हुए कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दुश्मनी है आपस में, इस बात का फायदा उठाने के लिए वो क्या करता है? जुम्मन शेख को सरपंच नियुक्त कर देता है। और ये जानते ही कि जुम्मन शेख इस केस का फैसला लेगा, अलगू चौधरी के पूरे हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। वो पूरी तरह से क्या हो जाता है बच्चों? मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, बिकॉज ही न्यू दैट ही वुड डेफिनेटली लूज दिस केस। क्योंकि जुम्मन को अपना रिवेंज उससे लेना था और वो कहीं ना कहीं इस बात का फायदा उठाएगा और उसके फेवर में तो कभी भी डिसीजन आने वाला नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही जुम्मन, भले ही वो ही वॉज फिल्ड विद रिवेंज, वेंजियंस, ठीक है, उसके अंदर बदले की भावना थी अलगू के प्रति, लेकिन जब उसे इस उपाधि पे बिठाया जाता है सरपंच की, तो वो अपनी सारी दुश्मनी बच्चों भूल जाता है। उस वक्त उसे वो सिर्फ और सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है एज अ सरपंच ऑफ दी पंचायत। उसे लगता है कि अभी मेरी दुश्मनी या फिर मेरी पर्सनल फीलिंग्स, दोस्ती, दुश्मनी सब बाद में है, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? इंसाफ देना है। और इसीलिए बच्चों वो पूरा मैटर सुनता है और ये इस निर्णय पे वो लोग पहुंचते हैं कि जब अलगू चौधरी ने समझू साहू को वो बैल दिया था, ही डिड नॉट हैव एनी डिजीज, उसे ना तो कोई बीमारी थी और ना ही वो किसी तरह से असमर्थ था कुछ भी काम करने में। वो एकदम हेल्दी बुलक था, एकदम स्वस्थ बैल था। लेकिन समझू साहू के पास जाते ही मे बी ड्यू टू सम मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे अलगू चौधरी की कोई गलती नहीं है, इसलिए समझू साहू को उसके पैसे लौटाने पड़ेंगे। और यही डिसीजन क्या लेती है पंचायत, और एज अ सरपंच ऑफ द पंचायत जुम्मन ये फैसला सुनाता है। और जब ये फैसला अलगू सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तब वो ये बात कहता है। अलगू सेड दिस ओवर एंड ओवर अगेन इन फ्रंट ऑफ द विलेज। और ये बात अलगू कहता है, लेकिन किसको? वो पूरी पंचायत के सामने ये कहता है, विक्ट्री टू द पंचायत, यानी कि पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, ये पंचायत ने क्या किया है? इंसाफ दिया है। और ऐसा वो इसलिए कहता है बिकॉज ही वॉज हैप्पी दैट जुम्मन हैड नॉट डेविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, क्योंकि उसे इस बात की खुशी हुई कि जुम्मन पे उनकी दुश्मनी का कुछ असर नहीं पड़ा। डेविएट का मतलब होता है बच्चों भटक जाना। ठीक है, यहाँ पे जुम्मन भटक सकता था अपने सही निर्णय लेने से, अगर वो अपनी दुश्मनी को आड़े आने देता, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में आने देता, इस डिसीजन के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर उसे आने देता। बट ऐसा नहीं हुआ। इन स्पाइट ऑफ द एनमिटी बिटवीन देम, अपनी दुश्मनी के बावजूद उसने क्या किया बच्चों? इंसाफ ही किया। तो आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए।
चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है देन द सिचुएशन चेंज्ड, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू। फिर सिचुएशन बदली। अब यहाँ पे सिचुएशन का मतलब है परिस्थितियां, तो कौन सी परिस्थितियां बदल गई। बच्चों बताइए कौन सी परिस्थितियां थी जो बदल गई और किस बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो हम ये कहेंगे द सिचुएशन बीइंग रेफर टू इज जुम्मन एंड हिज फैमिलीज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज आंट। ठीक है कि जुम्मन और उसके परिवार का जो रवैया था, बिहेवियर यानी कि रवैया बदल गया आंट के लिए। जब तक तो आंट ने उनको प्रॉपर्टी देनी थी तब तक वो लोग बहुत जी हजूरी कर रहे थे अपनी चाची की, उन्हें बहुत अच्छे से रख रहे थे। लेकिन उसके कुछ महीने बाद, कुछ समय बाद सिचुएशन बदली और उनका रवैया बदल गया। जुम्मन आंट है ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी। जुम्मन की चाची अब अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर चुकी थी, वो जुम्मन के नाम हो चुकी थी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर, और कुछ साल तक बढ़िया से सारी चीजें चली। जुम्मन एंड हिज फैमिली ग्रू टायर्ड ऑफ हर, और धीरे धीरे उसकी फैमिली अब चाची से थक चुके थे कि कौन इनका ध्यान रखे, कौन इन्हें खाना खिलाए और कौन इनका भरण पोषण करे। ही बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर, और वो अपनी चाची को लेके कैसा हो गया, इनडिफरेंट यानी कि परवाह ना करने लगा अपनी चाची की। हिज वाइफ टू ग्रज, और उसकी वाइफ तो बच्चों क्या कर रही थी। ग्रज का मतलब होता है किसी प्रकार की एक नेगेटिव फीलिंग, एक हेट्रेड वाली फीलिंग उसके लिए रखती थी, चाची के लिए रखती थी। इवन द लिटिल फूड द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। अब जो एक ओल्ड लेडी थी, एक वृद्ध महिला थी, उन्हें थोड़ा सा खाना खाना होता था दिन में, लेकिन वो खाना देते हुए भी जो जुम्मन की वाइफ थी, वो बहुत ही बेकार मन के साथ और बहुत ही घृणा के भाव के साथ उन्हें वो खाना दिया करती थी। और ये चीज ओल्ड लेडी यानी कि जुम्मन की चाची रियलाइज कर लेती थी, उन्हें पता चल जाता था कि जुम्मन की वाइफ मुझे अच्छे उससे भाव से खाना नहीं परोस रही है। ठीक है बच्चों, तो ये थी वो सिचुएशन जो कुछ समय के बाद बदल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जब जुम्मन की चाची को रियलाइज हुआ कि अब वो इस घर पे एक बोझ बन गई हैं, कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता है इस घर में, तो फिर उन्होंने क्या किया, क्या निर्णय लिया। तो हम सब जानते हैं, when Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, she suggested the Jumman should give her a monthly allowance। क्योंकि बच्चों जुम्मन की चाची डायरेक्टली पंचायत के पास नहीं जाती हैं, वो सबसे पहले जुम्मन से ये कहती हैं कि तुम ठीक है, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हूँ, तुम्हें बोझ लग रही हूँ, तो तुम एक काम करो, मुझे मंथली अलाउंस दे दिया करो, ताकि मैं एक अपना सेपरेट किचन बना लूं और वहां पे खुद अपना खाना बनाया करूं। बट जुम्मन इस बात पे एग्री भी नहीं करता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। What was the villagers' reaction when the aunt explained her case to them? कि जो गांव के लोग थे, गांव के निवासी थे, उनके क्या रिएक्शन थे, उनके क्या रिएक्शन थे जब आंट ने, चाची ने अपना जो केस था, अपना जो मसला था, वो उन्हें समझाया। When the aunt explained her case to the villagers, some sympathized with her। कुछ लोगों ने उनके साथ सहानुभूति जाहिर करी। ठीक है, वो इस बात को लेकर चिंतित हुए कि चाची जी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी थे, others laughed at her, जो कि उन पे हंसे, उनका मजाक उड़ाया कि तुम बहुत ज्यादा ही बन रही थी कि तुम अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन शेख को तुमने दे दी, हम तुम्हें मना कर रहे थे लेकिन फिर भी उसके बावजूद तुमने दी और अब तुम पछताओ। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और कुछ लोग ऐसे थे जो क्या एडवाइस दे रहे थे कि ठीक है, तुम्हें ये घर का मामला है, पंचायत में लेकर के नहीं जाना चाहिए, तुम्हें सुलह कर लेनी चाहिए। टू मेकअप का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि सुलह कर लो, मैटर को सॉल्व कर लो, आपस में सॉर्ट आउट कर लो, अपने नेफ्यू यानी कि जुम्मन और उसकी वाइफ के साथ जो भी तुम्हारा लड़ाई झगड़ा है उसको सुलझा लो। बट क्योंकि अब ये बात सुलझाई नहीं जा सकती थी, जो मैटर था बच्चों वो बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका था, हम कह सकते हैं पानी सर से ऊपर आ चुका था, इसलिए जुम्मन की चाची ये डिसाइड करती हैं कि अब उन्हें पंचायत में जाना ही पड़ेगा। सो विद दिस स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर था ये फेयर प्ले, इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लिया है। आई होप अब आपको इस चैप्टर में ना तो कोई डाउट है ना इसके एक्सप्लेनेशन में, और आपको ये भी पता चल चुका है कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।